वेलकम एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी को शुरू किया था और जिसमें हमने मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी टर्म को किन्होंने दिया, नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को हमें क्यों स्टडी करनी चाहिए, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप उस वीडियो को चेक करें। आज के डिस्कशन में ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन के चैप्टर से हमें जिन टॉपिक को कवर करना है उसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन के कौन कौन से थॉट्स हैं उसे कवर करेंगे। ज्योग्राफी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस व्हाट, वेयर और हाउ को डिस्कस करेंगे और ज्योग्राफी का अदर सब्जेक्ट्स के साथ क्या इंटर रिलेशन, क्या एक इंटीग्रेटिंग फीचर पाया जाता है, हम इन सभी टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो को वॉच करते हुए आप कॉपी कलम के साथ वीडियो के की पॉइंट्स को, टॉपिक्स को अपने कॉपी पे साथ साथ लिखते हुए स्टडी करने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था कि ह्यूमन एनवायरनमेंट कोरिलेशन दिखता है या ह्यूमन एनवायरनमेंट एक इंटरेक्शन दिखता है। उसी ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन में 3 टाइप्स ऑफ व्यू या 3 टाइप्स ऑफ थॉट हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जिसे हम लोग नेचुरलाइजिंग ह्यूमन कहते हैं। सेकेंड वन इज पॉसिबिलिज्म, जिसे ह्यूमनाइजिंग नेचर भी कहा गया था। एंड द थर्ड वन इज नियो डिटर्मिनिज्म। अब एक एक करके हम इनके फीचर्स को यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है डिटर्मिनिज्म और नेचुरलाइजिंग ह्यूमन का मतलब क्या होता है। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इस अप्रोच को हम कई बार एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। यहां पे सबसे ज्यादा जोर नेचर पे है, यहां पे नेचर पे सबसे ज्यादा जोर है। एनवायरमेंट कंट्रोल्स ह्यूमन एक्शंस एंड एक्टिविटीज। एनवायरमेंट ह्यूमन एक्शंस और एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ह्यूमंस आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल एनवायरमेंट। हमने बताया था कि सिविलाइजेशन के प्रीमिटिव फेज में इंसान उतना अवेयर नहीं था, उसके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उसकी डिपेंडेंसी उसके इमीडिएट एनवायरनमेंट पे ज़्यादा थी और उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। इसलिए नेचर अपने डोमिनेटिंग फिगर के द्वारा यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, ह्यूमन के एक्शंस को कंट्रोल ज़्यादा करता है। ह्यूमंस आर नॉट फ्री एंड दे अडेप्ट अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। ह्यूमन यहाँ पे फ्री नहीं है क्योंकि उसे अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में पता ही नहीं है, तो वो नेचर के कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करने के लिए यहाँ पे मजबूर है। ह्यूमंस आर नेचुरलाइज एज दे अफ्रेड ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज और नेचुरल एक्शंस। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में अगली कड़ी में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट ह्यूमन history, culture, lifestyle, stages of development are influenced by the physical environment like climate, soil, relief, etc. तो यहाँ पे कौन सी बातें बताई जा रही कि ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अडेप्ट करता है और नेचर यहाँ पे एक डोमिनेटिंग फिगर क्यों दिखाता है, क्योंकि इंसान के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके पास ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, उसे नेचर को समझने के लिए उसे अभी ज़्यादा मौका मिला नहीं है। तो नेचर जैसा कंडीशन प्रोवाइड कराता है, ह्यूमन उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करने के लिए वहाँ पे मजबूर होता है। इट कंसिडर्स ह्यूमन एज पैसिव एजेंट्स। यहाँ पे ह्यूमन को एक पैसिव फैक्टर माना गया है और यहाँ पे नेचर को एक एक्टिव फैक्टर माना गया है। इसलिए यहाँ पे इस व्यू को, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्टिक व्यू को हम कई बार नेचुरलाइजिंग ह्यूमन भी कहते हैं। हुज एटीट्यूड डिसीजन मेकिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल एनवायरनमेंट। एग्जांपल के तौर पे देखें, द लाइफ ऑफ नोमैड्स और ट्राइबल पीपल लिविंग इन माउंटेन्स और फॉरेस्ट, the life of pygmies of Congo Basin, Bedouins of Sahara Desert is totally dependent on their environment. अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि नोमैड्स की बात करें, नोमैडिक हर्डिंग की बात करें या जो पेस्टोरल नोमैडिज्म की बात करते हैं, या फिर आप ये समझें कि जो अपने कैटल्स को लेके, अपने भेड़ बकरियों को लेके एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, चरवाहे वाले जीवन व्यतीत करते। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने कैटल, उन्हें अपने एनिमल के लिए, उन्हें अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल के को फीड करने के लिए ग्रास चाहिए।
सो वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाते रहते, जहां पे ग्रास की अवेलेबिलिटी है वहां पे वो ठहरते, उसके बाद फिर वो दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाते। कांगो जो सेंट्रल अफ्रीका की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है, वहां पे एक ट्राइब पाई जाती है जिसे पिग्मी कहते हैं। पिग्मी भी उस इक्वेटोरियल कंडीशन में जैसे जोग्राफिकल कंडीशन, जैसे बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वहीं उसी जोग्राफिकल कंडीशन में वो हंटिंग करती है, गैदरिंग करती है। कहने का मतलब क्या है कि नेचर वहाँ पे जिस प्रकार के कंडीशंस को वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है, ह्यूमन उसी प्रकार के कंडीशंस में ही रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि ह्यूमन को नेचुरलाइजिंग ह्यूमन में या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में एक पैसिव एजेंट माना गया है, और नेचर का यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव डोमिनेटिंग फिगर हमें दिखता है। अगले व्यू की बात करें, जो इस व्यू के जस्ट ऑपोजिट, धीरे धीरे करके ह्यूमन अवेयर होता गया, उसने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा मजबूत किया, ज़्यादा एम्पावर्ड किया, और धीरे धीरे उसने अपने आप को नेचर के चंगुल से बाहर निकालना शुरू किया। ठीक है, नेचर हमें कंट्रोल करता है, लेकिन नेचर हर वक्त हमें जैसा कंट्रोल करना चाहे हम उस तरीके से अब कंट्रोल नहीं हो सकते, क्योंकि अब ह्यूमन एक्टिव हो चुका है पहले की तरह, अब वो एक पैसिव एजेंट नहीं रहा। इसी को या इसी व्यू को हम पॉसिबिलिज्म, या इसी को हम कई बार पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच, या इसे ही ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर भी कहा जाता है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ह्यूमंस आर फ्री टू चूज डिसाइड। यहीं पे ह्यूमन कहता है कि नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। नेचर हमें एडवोकेसी कर सकता है, हमें परामर्श दे सकता है, हमें सलाह दे सकता है, लेकिन ह्यूमन उस सलाह को माने या ना माने ये उसकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ह्यूमन यहां पे क्या कहता है कि ह्यूमन एक्टिव है, नेचर यहां पे पैसिव है, और नेचर वहां पे ऑप्शंस देता है, नेचर वहां पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। ये ह्यूमन पे डिपेंड करता है कि वो उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को अवेल करे या ना करे। नेचर डजंट कंट्रोल हिम। हाउ the nature provides offers opportunities, possibilities for humans to exploit it for their benefits. The nature gets humanized. तो यहीं पे हमने नेचर को ह्यूमन ने अपनी एक्टिविटीज के द्वारा, अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा, अपने अवेयरनेस के द्वारा क्या किया, कंट्रोल किया। कंट्रोल का मतलब क्या है कि नेचर का अब ह्यूमन पे वैसा कंट्रोल नहीं रहा जैसा कंट्रोल सिविलाइजेशन के प्रीमिटिव फेज में था, ये जैसा हम लोग नेचुरलाइजिंग ह्यूमन के थॉट के तहत देखते हैं। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में अगर अगली कड़ी में देखें, इट कंसीडर्स ह्यूमंस एज एक्टिव एजेंट्स rather than a passive one. It's the technology, attitude, habits and values of human which influences his actions, not the nature. तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के द्वारा इंसान ने अपनी मेंटेलिटी के द्वारा, अपनी हैबिट्स के द्वारा, वैल्यूज के द्वारा ह्यूमन ने नेचर को कंट्रोल किया, ना कि नेचर ने यहाँ पे ह्यूमन को कंट्रोल किया। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, हेल्थ रिजॉर्ट्स on high altitudes, on high highlands, the huge urban sprawls, oceanic routes on the ocean surface, satellites in the space, all bear imprints of human activities. अगर हम लोग बोले, नेचर कहता है कि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरिया पे ह्यूमन अपने आप को सेटल नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे भी हमें हेल्थ रिसोर्ट दिखता है, हम लोग हिल स्टेशन घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप देखिए कि एडवर्स कंडीशन में भी वहाँ पे ह्यूमन ने अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा, अपने अवेयरनेस के द्वारा वहाँ पे नेचर को कंट्रोल किया है, और अपने लायक बेहतर वहाँ पे सर्वाइवल कंडीशन उसने क्या किया, डेवलप किए, सेटलमेंट डेवलप किया है, अपने एक्टिविटीज़ को वहाँ पे वो डेवलप कर रहा है। द यूज अर्बन स्प्रॉल, अर्बन स्प्रॉल का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे करके किसी अर्बन एरिया का फैलना। आप देखिए हर शहर धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है, उसमें एक प्रकार का एक्सटेंशन देखा जा रहा है, उसी को अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो ये सारी चीजें हर जगह नेचर फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड नहीं कराता है। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको अगर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो आपके पास ऑप्शन है, आप फैन ऑन कर सकते हैं, कूलर ऑन कर सकते हैं, एसी ऑन कर सकते हैं, है ना। चीजें अगर खराब हो रही है तो आप रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज का यूज करके आप चीजों को नष्ट होने से, चीजों को डिकम्पोज होने से आप वहां पे बचा सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या बताती है कि नेचर ह्यूमन को हर समय अपने प्रीवियस फेज के कंपैरिजन में कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब ह्यूमन एक्टिव हो चुका है। यहां पे अगले व्यू की बात करें तो अगले व्यू को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस नहीं किया। तो अगला व्यू एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म को बैलेंस करने की कोशिश करता है। हमने प्रीवियस वीडियो में एक टर्म यूज किया था कि ना तो नेचर सुपीरियर है और ना ही ह्यूमन सुपीरियर है, दोनों को एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके रहना है।
है ना, क्योंकि ना तो आप रहते हुए, क्योंकि जब हम लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं तो वो फिजिकल एक्टिविटी और ह्यूमन एक्टिविटी के एक इंट्रिकेट इंटरडिपेंडेंसी को दिखाता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फिजिकल एनवायरनमेंट भी जरूरी है और यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज भी जरूरी है, लेकिन दोनों के बीच में एक डेलिकेट बैलेंस, दोनों के बीच में एक बेहतर संतुलन का होना भी जरूरी है। तो यहां पर इसी व्यू को क्या बोलते हैं, नियो डिटर्मिनिज्म। नियो एक ग्रीक वर्ड जिसका मतलब क्या, तो न्यू या नया। तो नियो डिटर्मिनिज्म, और इसको जो इस टर्म को जो आप बोल सकते हैं क्वाइन करने का क्रेडिट या इस कंसेप्ट को जिन्होंने दिया उनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म, या इसी का एक और नाम है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ये क्या कहते हैं, नीदर इज देयर अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। वो क्या, हमने क्या बताया था कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म नेसेसिटी की बात करता है, लेकिन अगर पॉसिबिलिज्म की बात करें तो वो एक फ्रीडम की बात करता है, वो एक लिबर्टी की बात करता है। तो ये क्या बोलते हैं, ना तो हर जगह एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, ना ही हर जगह एब्सोल्यूट फ्रीडम है, नॉर इज देयर अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। It states that nature has provided possibilities and scope for development but also put limits on it. Environmental determinism बोल रहा था कि नेचर एक्टिव है और पैसिबिलिज्म बोल रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिव है, लेकिन नियो डिटर्मिनिज्म क्या बोलते हैं कि दोनों को एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना है। नेचर यहाँ पे ऑप्शन देता है, ह्यूमन उन ऑप्शंस को अवेल करता है, उसको उन ऑप्शंस में अपने लिए ऑप्शंस ढूंढता है या अपने लिए वो ज़्यादा बेहतर फ्यूचर ढूंढता है। लेकिन नेचर अगर ऑप्शंस प्रोवाइड कराती है तो वो वहाँ पे उसे लिमिट भी करती है कि आप उसको एक्सेस यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप संसाधन का, आप रिसोर्सेस का यूज़ करिए, लेकिन आप उसे उस तरीके से यूज़ ना करिए कि वहाँ पे वो कंप्लीटली एक दिन ख़त्म ही हो जाए। यहाँ पे इट मीन्स दैट ह्यूमन बींग्स कैन कनकर नेचर बाय ओबेइंग इट। यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन नेचर के साथ रह सकता है, नेचर को एक्सप्लोर कर सकता है, उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, लेकिन उसे उसका रिस्पेक्ट भी करना है। दे कैन कंटिन्यू इन देयर परस्यूट ऑफ डेवलपमेंट व्हेन नेचर परमिट्स। अब देखिए कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट करते हुए जैसे हमने रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा यूज़ किया कि बहुत सारे रिसोर्सेज अब ख़त्म होने के कगार पे आ गए, है ना। हमने अपने आसपास के एयर का, वाटर का इतना गंदे तरीके से यूज़ किया कि वो पॉल्यूट हो चुके हैं। और यहीं पे एक कंसेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन और रिसोर्स के बीच में जिस भी प्रकार का रिलेशनशिप है उसे बैलेंस करना है। कहने का मतलब क्या है कि आपको रिसोर्सेस को ऐसा यूज करना है जो प्रेजेंट जनरेशन्स के नीड को फुलफिल करे, साथ ही साथ वो फ्यूचर जनरेशन्स के नीड को भी ध्यान में रखे। कहने का मतलब क्या कि डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल जो इको फ्रेंडली होता है, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ होता है, ना कि उसे डिस्ट्रॉय करने की कीमत के साथ होता है, हम उसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसे ही सतत विकास कहते हैं। और नियो डिटर्मिनिज्म इस चीज पे फोकस करता है कि ह्यूमन और नेचर को एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाते हुए काम करना है, और ह्यूमन को नेचर का ओबे करना है। ह्यूमन अपने टेक्नोलॉजी के जोश में ये ना भूल जाए कि नेचर उसके सामने कुछ भी नहीं है। नहीं, नेचर है तो ह्यूमन है। ह्यूमन अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा, अपने अवेयरनेस के द्वारा डेवलपमेंट कर सकता है, लेकिन रिसोर्स प्रोवाइडर वहां पे नेचर है वहां पे, इसलिए नेचर उसे ऑप्शन प्रोवाइड जरूर कराता है। ह्यूमन अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा, अपने अवेयरनेस के द्वारा, अपने डेवलपमेंटल लेवल के द्वारा उस टेक्नोलॉजी को ऑप्टिमल लेवल पे यूज करके अपने लिए बेहतर डेवलपमेंटल कंडीशंस, है ना, क्रिएट करता है, सृजित करता है। लेकिन यहां पे ये बात भी ध्यान में रखनी है कि उसे नेचर का वहां पे ओबे करना है। यहां पे द न्यू डिटर्मिनिज्म conceptually attempts to bring a balance, nullifying the either और डाइकोथोमी। डाइकोथोमी के टॉपिक को हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ पे न्यू डिटर्मिनिज्म दो अलग अलग प्रकार के जो भी ये हैं, चाहे वो डिटर्मिनिस्टिक है, चाहे वो पॉसिबिलिस्टिक है। डाइकोटोमी का मतलब क्या होता है कि आइडियोलॉजी का अलग अलग होना, विचारधारा का अलग अलग होना। कुछ नेचर को सब कुछ मानते, कुछ ह्यूमन के सब कुछ मानते हैं। लेकिन नियो डिटर्मिनिस्टिक व्यू, ग्रिफिथ टेलर का व्यू, दो अलग अलग प्रकार के विचारधाराओं को एक करने की कोशिश करता है। यहीं पे नियो डिटर्मिनिज्म में ये सारी बातें बताई गई है। अब प्रीवियस वीडियो में बच्चे अगर आपको याद होगा तो हमने वहां पे ह्यूमनाइजिंग नेचर
और नेचुरलाइजिंग ह्यूमन के साथ साथ नियर डिटर्मिनिज्म को हमने ब्रीफ में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स, कुछ टर्मिनोलॉजी रह गए थे जो हमने बस यहाँ पे वहाँ पे वहीं इसको पढ़ दिया था, लेकिन आज हम वहाँ पे उसे डिस्कस करेंगे। क्या था उसमें? द स्पेस गॉट ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो देखिए यहाँ पे कौन सी बात आ रही है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और नेटवर्क। और इस ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से जुड़कर जो हमारा पूरा एक नेटवर्क या हमारी पूरी जो एक नेटवर्किंग बनती है, इसमें दो विशेष टर्म पे आपको ध्यान देना। फर्स्ट वन इज लिंक एंड द सेकेंड वन इज नोड। तो एक होता लिंक, या जिसे हम लोग कई बार रूट्स भी कहते हैं, और एक होता नोड्स। नोड का मतलब क्या है? कि सेटलमेंट ऑफ ऑल टाइप्स एंड हायरार्कीज। आप इस कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इसे देखिए। यहाँ पे हमने एक नेटवर्क का इसमें पूरा एक हमने इमेज बनाया हुआ, और जिसमें आपको लिंक और जिसमें आपको नोड्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहला लिंक और नोड का मतलब क्या होता है? नोड का मतलब समझिए क्या होता है। नोड मीन्स कोई भी एक फेमस, एक ऐसा रूरल एरिया या फेमस एक अर्बन सेंटर, सिटी, टाउन, मेट्रोपॉलिटन स्पेस जो इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी का सेंटर होता है, हम उसे क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। इसमें सिटी हो सकता है, टाउन हो सकता है, कोई मेजर अर्बन एरिया हो सकता है, लेकिन दो मेजर नोड्स को कनेक्ट करने वाला कोई भी ऐसा रूट, लाइक हाईवे हो सकता है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो सकता है, रोड हो सकता है, रेलवे लाइन हो सकता है, हम उसे क्या कहते हैं? लिंक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिंक। और इसी को हम लोग कई बार रूट भी कहते हैं। तो इसी नोड्स और इसी लिंक से मिलकर, नोड्स और लिंक से मिलकर हमारा पूरा का पूरा एक नेटवर्क सिस्टम या पूरी की पूरी एक नेटवर्किंग बनती है। यहाँ पे इस चीज को और डिटेल में समझने के लिए आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, यहां पे दो टर्म आपको और दिख रहा होगा बच्चे। एक टर्म आपको यहां पे दिख रहा होगा एजेस, और एक दिख रहा होगा वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब क्या? आप देखिए यहां पे जो इंपॉर्टेंट जो गोल गोल यहां पे पॉइंट बने हुए, वर्टिसेस है, और जो रेड कलर से जो लाइन खींची हुई वो क्या है? एजेस। हमने थोड़ी देर पहले अभी जो नोड्स को डिस्कस किया, नोड्स का ही एक और नाम क्या है? वर्टिसेस। हम नोड्स को ही वर्टिसेस कहते हैं, और रूट या लिंक को कई बार एजेस भी कहा जाता है। आगे देखिए, इसमें बहुत सारे आपको नोड्स, बहुत सारे लिंक्स आपको दिख रहे हैं। अब देखिए यहां पे एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है कि जैसे जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार एक मेजर नोड्स हैं। जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार एक मेजर नोड्स हैं, और दोनों के बीच में एक हाईवे है जिसका नाम स्टेट हाईवे नंबर 12। ये एज अ लिंक, ये एज अ रूट दो मेजर नोड्स लाइक जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार को ये क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। और इसी कनेक्शन, तो इसी कनेक्शन के थ्रू जिसमें दो नोड्स के बीच में एक लिंक और एक रूट का इंपॉर्टेंट रोल है, इससे पूरा का पूरा हमारा नेटवर्क सिस्टम या हमारी नेटवर्किंग तैयार होती थी। इसके द्वारा कौन सी बातें बताई जा रही? इसके द्वारा ये बातें बताई जा रही है कि ज्योग्राफी के इंटीग्रेशन को आपको समझना है, कैसे फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन एक्टिविटी में एक प्रकार का इंटर रिलेशन, एक प्रकार का इंटीग्रेशन हमें दिखता है। आगे के डिस्कशन से ये इंटीग्रेशन और ये इंटर रिलेशन और ज्यादा क्लियर होगा। अब देखिए यहां पे हमने नोट्स में यहां पे कुछ और चीजें बताई है। ये हम लोग बेसिकली बच्चे 12 में डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि यहां पे जिक्र आया तो अब थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। नोट्स को भी हम कई अलग अलग पार्ट्स में देखते हैं। नोट्स ओरिजिन के फॉर्म में भी हो सकता है, वो डेस्टिनेशन के फॉर्म में भी हो सकता है, और वो रूट के फॉर्म में भी हो सकता है। इसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर आप जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वार जा रहे हो तो जलपाईगुड़ी आपके लिए क्या हो जाएगा? ओरिजिन हो जाएगा। अगर आप जलपाईगुड़ी से अगर आप अलीपुरद्वार जा रहे हैं तो अलीपुरद्वार आपके लिए क्या हो जाएगा? एक डेस्टिनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार के बीच में अगर मैनागुड़ी पड़ता है, धूपगुड़ी पड़ता है, हाशीमारा पड़ता है, बिन्नागुड़ी पड़ता है, तो वो इन ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच में ऑन रूट भी पढ़ सकता है। तो यहाँ पे नोट्स को हमने 3 भागों में देखा। नोट्स एज अ ओरिजिन हो सकता है, डेस्टिनेशन के रूप में भी हो सकता है, और वो रूट के रूप में भी हो सकता है। अब डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए जो हमने बताया था ऑब्जेक्टिव में कि ज्योग्राफी 3 मेजर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से भी डील करता है। एक होता है व्हाट, एक है वेयर और एक है हाउ।
क्या इन तीनों का मतलब है हम यहां पे देखेंगे, लेकिन उसके पहले यहां पे एज अ सोशल साइंस, ज्योग्राफी स्टडीज द स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशियल इंटीग्रेशन। अब देखिए बच्चे, स्पेशल का मतलब हमने बताया था, स्पेशल का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू स्पेस। तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक जगह पे जितनी भी सारी चीजें हैं, फिजिकल फैक्टर, ह्यूमन एक्टिविटीज के बीच में एक रिलेशन दिखाया जाता है और वो ऑर्गेनाइज्ड है। जब तक वहां पे फिजिकल फैक्टर, फिजिकल एक्टिविटी और ह्यूमन एक्टिविटी को सम टोटल में नहीं देखेंगे, तब तक ज्योग्राफी उन चीजों को ज्यादा बेटर तरीके से स्टडी नहीं कर सकता है। तो यहां पे ज्योग्राफी में स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, संगठित दिखता है, वेल ऑर्गेनाइज दिखता है, और उनके बीच में एक प्रकार का रिलेशनशिप, एक प्रकार का इंटीग्रेशन भी देखा जाता है। अब ज्योग्राफी यहां पे 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस को हैंडल करता है। सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द identification of patterns of natural and cultural features as found over the surface of the earth। हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि हिमालय कहाँ पे है, अगर हम बोले कि दिल्ली किस जगह पे है, अगर हम लोग बोलते हैं कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ पे बह रही है, तो यहाँ पे जो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं जो व्हाट को डील करते हैं कि क्या है वो सारी चीज़ें। अगर मैं बोलूँ कि ब्रह्मपुत्र है ना, अगर मैं बोलूँ हिमालय, अगर मैं बोलूँ मालवा, तो ये सारी चीजें क्या है, तो ये वहां पे व्हाट क्वेश्चंस को ये क्या कर रहा है, डील कर रहा है कि वो फिजिकल फैक्टर या वो नेचुरल फैक्टर या फिर वो फिजिकल फीचर या फिर वो कल्चरल फीचर क्या है कौन सा फीचर है, नेचुरल फीचर है या कल्चरल फीचर है। सम क्वेश्चंस आर related to the distribution of natural and human cultural features over the space of the earth। डिस्ट्रीब्यूशन एक तो बता रहा उसका लोकेशन, हिमालय कहाँ पे है ना, या फिर हिमालय क्या है ना, एक तो उसके वाट को बता रहा है, दूसरा उसके डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है कि वो कहाँ पे है। वाट का मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि हिमालय क्या है, आप बोलेंगे माउंटेन है। अगर मैं आपको बोलूंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र क्या है, आप बोलेंगे रिवर है। तो वो वाट को बता रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि ब्रह्मपुत्र कहाँ पे है, हिमालय कहाँ पे है, मालवा प्लेटू कहाँ पे है ना, तमिलनाडु कहाँ पे है, तो वो किसको बताता है, वेयर। तो वेयर का मतलब यहां पे है जो उसके डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। एंड द नेक्स्ट वन इज taken together, both these questions take care of distributional and locational aspect of natural and cultural factor। तो what की बात करें और where की बात करें, what क्वेश्चन और where क्वेश्चन दो चीजों पे फोकस करता है। एक होता है कि उसका लोकेशन कहां पे, वो है कहां पे, और दूसरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पे दिखता है। These questions provided inventories information of what features and वेयर लोकेटेड, कौन सा फीचर है, जैसे हमने बताया कि हिमालय क्या है, वो एक माउंटेन है तो वाट में आ गया, लेकिन वो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में। तो वाट वाला क्वेश्चन और वेयर वाला क्वेश्चन किस चीज को हैंडल करता है, यहाँ पे हैंडल दो चीजों से है, एक है उसके लोकेशन से, एक है उसके डिस्ट्रीब्यूशन से। इट वॉज अ वेरी पॉपुलर अप्रोच ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के दौरान इन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। दीज टू क्वेश्चंस did not make geography a scientific discipline। what question और where question साइंटिफिक डिसिप्लिन की और ज्योग्राफी को नहीं लेके जाता है, क्योंकि साइंटिफिक डिसिप्लिन का मतलब होता है उस चीज के पीछे छिपे कारण को समझना, उस चीज के पीछे छिपे कॉजल रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने की कोशिश करना। द थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन और द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड प्रोसेस एंड फेनोमेना। तो वाट और वेयर लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को तो बता रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि वो है तो क्यों है ना। और जो हमें किस क्वेश्चन से पता चलता है, वाई क्वेश्चन से पता चलता है, और यही वाई क्वेश्चन ही ज्योग्राफी को उसको साइंटिफिक फ्लेवर प्रोवाइड कराता है, या उसको साइंटिफिक नेचर आप कुछ यूं कहो प्रोवाइड कराता है। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू स्पेस एंड टेक्स नोट ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स। जब ज्योग्राफी को एज ए डिसिप्लिन की बात करते हैं तो वहां पे ज्योग्राफी स्पेस में उसके फिजिकल फीचर और उसके कल्चरल फीचर्स की स्टडी करता है,
और साथ ही साथ उसको ये भी स्टडी करता है कि वहाँ पे फिजिकल फीचर्स का प्रेजेंस है तो क्यों है, फिजिकल फीचर और ह्यूमन फीचर के बीच में या फिजिकल कंडीशंस और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में अगर इस प्रकार का रिलेशनशिप देखा गया तो उसके पीछे कारण क्यों है, क्यों ह्यूमन सेटलमेंट हर जगह अलग अलग प्रकार का दिखता है, क्यों ह्यूमन एग्रीकल्चर का नेचर हर जगह अलग अलग है, क्यों हर जगह ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहीं पे नोमैडिक हडिंग दिखता है, कहीं पे झूमिंग दिखता है, कहीं पे प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर, कहीं पे कमर्शियल एग्रीकल्चर, कहीं पे आप बोल सकते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी का अलग अलग फिजिकल फैक्टर्स के कंडीशंस में होना के पीछे कारण क्या है, इसी चीज को हम लोग इस वाई वाले क्वेश्चन के तहत स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इट स्टडीज द पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फेनोमेना over space and interprets them providing explanation for this pattern। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि क्या इसके पीछे कारण है, उसके पीछे छिपे कारण को ढूंढने की कोशिश करना। इट टेक्स नोट ऑफ द एसोसिएशंस एंड इंटररिलेशनशिप। एसोसिएशन का मतलब क्या है कि जितनी भी चीजें उनके बीच में कैसा संगठन है, कैसे उनके बीच में एक यूनिटी है और कैसे वो एक दूसरे के साथ वहां पे कनेक्टेड है, इस चीज को हम वाई क्वेश्चन के तहत डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। इट ऑल्सो takes note of the association and interrelationship between the phenomena resulting from the dynamic interaction between human beings and their physical environment। अब देखिए बच्चे यहाँ पे एक टर्म यूज किया जा रहा है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है किसी भी एट्रीब्यूट, किसी भी चीज का एक चेंजिंग नेचर का होना। अगर फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें, फिजिकल फैक्टर की बात करें, वो कॉन्टिन्यूसली अपने आप को चेंज कर रहा है। जैसे कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता, कभी टेम्परेचर कम हो जाना, कहीं पे नेचुरल कैलामिटी का आ जाना, कहीं पे सॉइल के नेचर का चेंज हो जाना, उसकी फर्टिलिटी का अनफर्टाइल हो जाना, कहीं पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल में एक प्रकार का वेरिएशन। तो आप लोग कई बार क्या देखेंगे कि अभी अगर अमाउंट ऑफ रेनफॉल ठीक ठाक है तो हम लोग यहाँ पे पैडी की खेती कर रहे हैं, लेकिन जैसे अमाउंट ऑफ रेनफॉल में थोड़ा बहुत भी अगर फ्लक्चुएशन, थोड़ा बहुत भी अगर वेरिएशन देखा जाता, हम सीधे वहाँ पे इरिगेशन टेक्निक का यूज़ करने लगते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि नेचर जैसे अपने फिजिकल कंडीशंस को चेंज करता है, ह्यूमन ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग भी अपने आप को एडजस्ट, अपने आप को अडेप्ट कर लेता है वहाँ पे। तो ज्योग्राफी सिर्फ फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर को ही स्टडी नहीं कर रहा, बल्कि फिजिकल फैक्टर में चेंजेस आने के साथ साथ ह्यूमन भी अपनी एक्टिविटीज को उसी चेंजिंग एनवायरनमेंट, उसी चेंजिंग फिजिकल फैक्टर के साथ भी चेंज करता है या उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। ज्योग्राफी कैसे एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है, हम इसे अब और डिटेल में करने की कोशिश करते हैं। ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है बच्चे चीजों का आपस में जुड़ना, चीज़ों का सिंथेसाइज होना। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन एक्टिविटी, अभी हमने एग्जांपल दिया कि सॉइल का टाइप जैसा होगा, टेम्परेचर के कंडीशन जैसे होंगे, अमाउंट ऑफ रेनफॉल जैसा होगा, वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन का जैसा नेचर होगा, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी देखी जाती है। तो सिंथेसिस का मतलब है कि ज्योग्राफी, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो चाहे वो ह्यूमन ज्योग्राफी हो, वो सभी रूप में आपस में जुड़ा हुआ है और फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज के बीच के इंट्रिकेट रिलेशनशिप को ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन स्टडी करता है, या उनके बीच के इंटरकनेक्शन को, जिससे हम लोग सिंथेसाइजिंग से भी जोड़ सकते हैं, स्टडी करता है। इट अटेम्प्ट्स स्पेशल सिंथेसिस, जो जितने भी शहर है, जितनी भी जगह हैं, जितने भी आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल फील्ड का, चाहे वो रूरल एरिया का अर्बन एरिया से लोकेशन देके, चाहे एग्रीकल्चरल फील्ड का इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ कनेक्शन देके, तो ये सारी चीज़ें आपस में क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। इट्स अप्रोच इज हॉलिस्टिक। इसे सम टोटल में, इसे आप बोल सकते हैं कि हॉलिस्टिकली देखना है, इसे होल एज अ होल देखना है। यहाँ पे चीज़ों को हमने क्या बताया था एक चीज़ और प्रीवियस वीडियो में, अगर आपको याद होगा कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी ये ज्योग्राफी के ही ब्रांचेस हैं। हम उसे अलग अलग उसको डिटेल में स्टडी करने के लिए करते हैं। अदरवाइज अगर हम देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी का और ह्यूमन ज्योग्राफी का अपना अलग अलग एग्जिस्टेंस नहीं है, वो साथ साथ हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए उसे सम टोटल में उसे हॉलिस्टिकली स्टडी करने की जरूरत है। इट रिकग्नाइजेस द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। इसका मतलब क्या है कि हर फैक्टर में देखें, हर डिसिप्लिन में देखें और हर जगह देखें, एक फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन एक्टिविटीज के बीच में एक इंट्रिकेट इंटरडिपेंडेंसीज देखी जाती है। प्रेजेंट वर्ल्ड, the distances have been reduced by
बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हम लोग बोलते थे कि नहीं, अगर मैं बोलूँ कि से दार्जिलिंग और अगर कैलकाटा के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ये बातें आज से हज़ारों साल पहले शायद सच होती होंगी, लेकिन आज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के द्वारा, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के द्वारा, ह्यूमन ने अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा, अपने अवेयरनेस के द्वारा, अपने एक्टिविटीज़ के द्वारा इन सभी डिस्टेंसेस को क्या कर लिया है, कम कर लिया है, और वो अपने आप को रिमोट से रिमोट एरिया में भी वो एक्सेसिबिलिटी कर सकता है, वो रिमोट से रिमोट एरिया में भी वो एक्सेस कर सकता है। द ऑडियो विजुअल मीडिया, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन ने प्ले किया है। द ऑडियो विजुअल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव एनरिच्ड द डेटाबेस। अब ऑडियो विजुअल मीडिया का मतलब क्या होता है कि ऑडियो के तरीके से, वीडियो के तरीके से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी भी एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहां के रिसोर्सेज के बारे में जान सकते हैं, उस एरिया के लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, वहां तक अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो हम उसको वहां पे इजीली वहां तक ट्रांसफर कर सकते थे। ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल हुई? क्योंकि ह्यूमन ने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली उतना मजबूत बनाया है। तो यहां पे आप क्या देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकली ह्यूमन जितना एम्पावर्ड हुआ है ना, उसने अपने आप को नेचर के उतना नजदीक पाया है। अब नेचर उसको उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता है जैसा कंट्रोलिंग बहुत पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन के प्रीमिटिव फेज में हमें दिखता था। टेक्नोलॉजी हैज प्रोवाइडेड बेटर चांसेस ऑफ मॉनिटरिंग नेचुरल फेनोमेना एज वेल एज द इकोनॉमिक एंड सोशल पैरामीटर्स। ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन हैज इंटरफेस विद न्यूमरस नेचुरल एंड सोशल साइंसेज। जब हम लोग इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पे फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर में तो है, लेकिन यहाँ पे फिजिकल साइंसेस और सोशल साइंसेस, यहाँ पे ज्योग्राफी का सोशल साइंस और ज्योग्राफी का साइंस के साथ भी एक प्रकार का इंटीग्रेशन दिखाया था। क्योंकि जब हम किसी भी डिसिप्लिन में वेरियस सब्जेक्ट्स की या वेरियस टॉपिक्स की स्टडी करते हैं तो हर एक टॉपिक से जुड़ा हुआ एक न एक स्पेशलाइज्ड एरिया होता है, और वो स्पेशलाइज्ड एरिया स्टडी करते हुए उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन का भी पार्ट साथ साथ बनता जाता है। ज्योग्राफी के साथ भी कुछ ऐसी चीज आप देख सकते हैं। ऑल द साइंसेज वेदर नेचुरल और सोशल हैव वन बेसिक ऑब्जेक्टिव। हम डिसिप्लिन की बात करें, चाहे वो सोशल साइंस हो चाहे वो साइंस हो, हम जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लाइक इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन सब का ऑब्जेक्टिव है जो रियलिटी है उसको जानना, उस रियलिटी को समझना कि अगर ये चीज़ें हैं तो क्यों हैं और ये चीज़ें नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं। Geography attempts to comprehend the associations of phenomena as related in section of relative figure 1.1 shows the relationship of geography with other sciences। आप इस इमेज से ज्योग्राफी का अदर सब्जेक्ट्स के साथ आप इंटररिलेशन बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बीच में ये पूरा ज्योग्राफी लिखा हुआ है और आपको यहाँ पे एक आप बोल सकते हैं एलिप्टिकल लाइफ का आपको एक शेप दिख रहा है, और यहाँ पे दो चीज़ें देखिए, आपको हाफ सर्कल आपको अंदर दिख रहा है और हाफ सर्कल आपको यहाँ पे बाहर दिख रहा है। तो बाहर में जो दिया हुआ है सर्कल है, इसमें अलग अलग डिसिप्लिन के नाम लिखे हुए, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, पेडोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ये सारी। लेकिन जो इनर सर्कल में है उसमें ज्योग्राफी से जुड़े हुए, उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन से भी जुड़े हुए ज्योग्राफी के फील्ड का या ज्योग्राफी के सब फील्ड का नाम दिया हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पे, जैसे क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हम वेदर, एटमॉस्फेयर, विंड्स, साइक्लोन, आप बोल सकते हैं एयर प्रेशर, इन सभी चीज़ का स्टडी करते हैं, रेनफॉल, इनकी स्टडी। लेकिन ये क्लाइमेटोलॉजी बेसिकली किस सब्जेक्ट का पार्ट है? ये है मेट्रियोलॉजी, जिसे हम लोग मौसम विज्ञान कहते हैं। अब देखिए मौसम विज्ञान एक अलग डिसिप्लिन है, लेकिन मौसम विज्ञान में भी हम लोग किसको डिटेल में स्टडी करते हैं? एयर के बारे में, वाटर के बारे में, एटमॉस्फेयर, विंड प्रेशर, इन सब चीज़ के बारे में। लेकिन उससे जुड़ा हुआ जो फील्ड है वो एज अ क्लाइमेटोलॉजी ज्योग्राफी का भी पार्ट है। आप इसी तरीके से देख सकते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग लैंडफॉर्म्स को स्टडी करेंगे, रिवर, विंड की बात करें, सी वेव्स की बात करें, अंडरग्राउंड वाटर की बात करें, ग्लेशियर की बात करें। लेकिन वो एक्चुअली पार्ट किसका है?
जियोलॉजी का पार्ट है। तो इस प्रकार सब क्या देख सकते हैं बच्चे, जैसे इकोनॉमिक्स, लेकिन इकोनॉमिक ज्योग्राफी हम लोग एग्रीकल्चर की स्टडी करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए उसका प्रोडक्शन कितना हुआ है ना, किस क्रॉप को कौन सा ज्योग्राफिकल कंडीशन ग्रो करने के लिए चाहिए थी, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में इकोनॉमिक्स में पढ़नी होती है। लेकिन वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भी इकोनॉमिक्स जुड़ता है, डेमोग्राफी से भी हमारा पॉपुलेशन ज्योग्राफी जुड़ रहा है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हमारे पॉलिटिकल साइंस से जुड़ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जितने भी अदर डिसिप्लिन्स की बात करें उनके बीच में और ज्योग्राफी के बीच में एक प्रकार का इंटर रिलेशन देखा जाता है। चलिए डिस्कशन को अगर आगे बढ़ाएं तो आगे बढ़ते हुए देखें हम दिस इंटीग्रेशन कैन बी अंडरस्टूड विद सम एग्जाम्पल्स, है ना। तो हमने क्या बताया कि ज्योग्राफर को इन सभी चीज को सम टोटल में देखना है और ऑब्जेक्टिव किसी भी साइंस को पढ़ते हुए क्या है कि हम रियलिटी को फाइंड आउट कर सके, क्या सच्चाई है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। ज्योग्राफी अटेम्प्ट्स टू कंप्रीहेंड द एसोसिएशंस ऑफ फेनोमेना एज रिलेटेड इन सेक्शंस ऑफ रियलिटी। एवरी डिसिप्लिन concerned with scientific knowledge is linked with geography as many of their elements vary over space। जितने भी डिसिप्लिन है, हर डिसिप्लिन का स्पेसिफिक फील्ड ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ होता है और यहीं पे ज्योग्राफी उस फील्ड को जोड़ते हुए चीज़ों को इंटीग्रेटली देखता है। ज्योग्राफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी इन टोटलिटी इन इट्स स्पेशल पर्सपेक्टिव। वो क्या देखते हैं कि रियलिटी है, जैसे अगर मैं बात करूं कि माउंटेनियस एरिया में रेनफॉल का कंडीशन कुछ और है, सॉइल वहाँ पे कुछ और है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कुछ और है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुछ और होगी, ह्यूमन सेटलमेंट कुछ और होगा और ह्यूमन का ऑक्यूपेशन, उसका प्रोफेशन भी वहाँ पे कुछ और होगा। तो जैसे अलग अलग फील्ड में फिजिकल फैक्टर्स में वेरिएशन है, ह्यूमन एक्टिविटी भी उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे अडेप्टेड है। लेकिन ये वेरिएशन है, लेकिन इसके बाद भी हमें उन सब को इकट्ठे देखना है, पहली बात। दूसरी बात, रियलिटी, उसके पीछे क्या रियलिटी, क्यों ह्यूमन एक्टिविटी उस पर्टिकुलर एरिया में वैसा है ना, इसको भी जानने की कोशिश करनी है। तो ये ज्योग्राफी का उद्देश्य सिर्फ यहाँ पे फिजिकल फैक्टर, ह्यूमन एक्टिविटीज और फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन एक्टिविटीज के बीच के सिर्फ इंटर रिलेशन को जानना नहीं है, बल्कि रियलिटी को भी फाइंड आउट करना है कि आज से हजारों करोड़ों साल पहले हमारा अर्थ कैसा था, है ना, हिमालय का फॉर्मेशन कैसा हुआ, पेनिनसुलर प्लेटू का फॉर्मेशन कैसा हुआ, ये प्लेन एरिया कैसे बना, ये ब्रह्मपुत्र। अगर मैं बोलूँ हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि रिवर ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ से, या फिर हम लोग रिवर ब्रह्मपुत्र का कुछ भी ओरिजिन मान लेते नहीं। जो रियल चीज है, जो सही चीज है, जो वास्तविक चीज है, उसको भी ज्योग्राफी अपने स्टडी के फील्ड में शामिल करने की कोशिश करता है। ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेस हिस्टोरिकल इवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चे, और यहीं से आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बीच में एक प्रकार का इंटर रिलेशन भी देखने के लिए मिलेगा। हमने ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन के जब शुरू किया था, हमने कुछ दो टर्म इंट्रोड्यूस किया था। एक हमने टर्म इंट्रोड्यूस किया था स्पेशियल, SPATIAL, स्पेशल। स्पेशल का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू स्पेस, जगह। और एक होता है टेम्पोरल, TEMPORAL, टेम्पोरल का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू टाइम। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपस में जुड़े हुए हैं। अलग अलग डिसिप्लिन बेशक हैं, लेकिन उनका सब्जेक्ट मैटर आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज भी करते हैं, एक दूसरे से वो जुड़े हुए। एक छोटा सा एग्जांपल अगर ये दे, इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में भी। इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से 4500 साल पहले इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के अलोंग डेवलप हुआ। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के बैंक पे डेवलप हुआ, इसका ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव है। लेकिन आज से 4500 साल पहले वो सिविलाइजेशन डेवलप हुआ और इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे पहले अर्बनाइजेशन का एविडेंस हमारे सामने रखता है। ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। तो 5000 साल पहले हुआ, ये टाइम पर्सपेक्टिव देता है, टेम्पोरल हो गया। और इंडस रिवर के बैंक पे हुआ, वो स्पेशल पर्सपेक्टिव देता है, ज्योग्राफी हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से अभी आगे की डिस्कशन में ये चीजें और क्लियर होंगी कि कैसे ज्योग्राफी हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। स्पेशियल डिस्टेंस itself has been a very potent factor to alter the course of history of the world। अब देखिए बच्चे, हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़िए, इंडियन हिस्ट्री को भी आप पढ़िए, तो देखेंगे किसी एक रीजन ने दूसरे रीजन पे अटैक किया, कि कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक करके उस कंट्री के रिसोर्सेज को कैप्चर कर लेती है। लेकिन वो तब कर पा रही है जब उस कंट्री के बगल में उस कंट्री का लोकेशन है, या वो कंट्री उस कंट्री के बगल में है। अगर हम लोग बोलें कि वास्को डिगामा या फिर कोलंबस या फिर और भी अमेरिगो दी वेसुपुसी, इन्होंने बड़े बड़े सी रूट्स को फाइंड आउट किया
और फाइंड आउट करने के बाद एक वर्ल्ड में जो एक अनअवेयरनेस था कि दुनिया यहीं तक नहीं, दुनिया और भी है ना, उसके बारे में लोगों को पता चला। अब देखिए, ब्रिटेन ने इंडिया को अपने कॉलोनियल पावर में तब लिया जब ब्रिटेन और इंडिया या ग्रेट ब्रिटेन और इंडिया के बीच में जो सी रूट था उसका पता किसी ने लगाया, है ना। अगर बात करें वास्को डी गामा 1498 में वेस्टर्न कोस्ट में कालीकट में पहुंचा, जो पुर्तगाल से आए थे। इसका मतलब क्या, इन सभी चीज़ों को जानने के बाद हमने अपने आसपास के एरिया को या हमने किसी एरिया को क्या किया, कैप्चर किया, उस एरिया पे अटैक किया या उस एरिया पे अपने कॉलोनियल रूल को एस्टैब्लिश किया। तो जब तक आपको ज्योग्राफी के बारे में पता नहीं होगा तब तक हिस्ट्री क्रिएट नहीं हो सकता है। हम लोग हिटलर के बारे में पढ़ते हैं कि उसने पोलैंड पे अटैक किया, लेकिन पोलैंड पे अटैक क्यों किया? क्योंकि पोलैंड जर्मनी का एक नेबर कंट्री है यहाँ पे, है ना। तो ये चीजें, इन चीजों का कहने का मतलब यहां पे क्या हो रहा है, मैं कौन सी बातें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ज्योग्राफी ही हिस्ट्री का अफेक्ट करता है और हिस्ट्री भी हमारे ज्योग्राफी का अफेक्ट करता है। स्पेशल डेप्थ प्रोवाइडेड डिफेंस टू मेनी कंट्रीज। अब देखिए, अगर किसी एरिया के बारे में हमें पता नहीं है तो हम वहां पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो अनअवेयरनेस अगर किसी एक कंट्री को दूसरे कंट्री में अटैक करने से रोकता है तो वो उस कंट्री को एक प्रकार का डिफेंस भी देता है। अगर मैं बोलूं कि हिमालय बहुत वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन से आपका माउंटेन रेंज है यहाँ पे, है ना, वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट भी इसी में दिखता है। तो सेंट्रल एशिया से यहाँ पे पहले नहीं आया जा सकता था, कुछ गैप के द्वारा ही लोग आ सकते थे। और हिस्ट्री में कभी आप पढ़ो तो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से ही सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स आए, सबसे ज़्यादा इंट्रोड्यूशन वहीं से हुआ, सबसे ज़्यादा इंटरवेंशन यहीं से हुआ। क्यों? क्योंकि जब बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस होते हैं तो उसको क्रॉस पहले नहीं किया जा सकता था। आज ये बेशक पॉसिबल है ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन पहले उनको स्मॉल पासेस के द्वारा, गैप के द्वारा, बड़े बड़े दर्रों के द्वारा हम उसे क्रॉस कर सकते थे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि माउंटेन का लोकेशन, आप बोल सकते हैं हॉस्टाइल फॉरेस्ट का लोग, क्या हॉस्टाइल फॉरेस्ट का होना या दुर्गम पहाड़ियों का होना, पर्वत का होना, ये एक ज्योग्राफी है और वो हिस्ट्री क्रिएट करने से रोकती है। जब तक उस ज्योग्राफी के बारे में पता नहीं होगा, जब तक हमारी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, और टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट उस जगह की ज्योग्राफी को समझ के ही हो सकता है। तो यहाँ पे भी आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री में एक प्रकार के इंटीग्रेशन देख सकते हैं। पर्टिकुलरली इन द last century, in traditional warfare, countries with large size in area gain time at the cost of space. The defense provided by oceanic expanse around the countries of the new world has protected them from wars being imposed of their soil. अब देखिए क्या कहा जाता है कि जो कंट्री एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है, दोनों के बीच में वास्ट ओशन है, तो वहां पे एक प्रकार की सिक्योरिटी भी है कि जब तक आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तब तक कोई कंट्री उतने बड़े ओशंस को क्रॉस नहीं कर सकता है ना। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है कि कैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री को क्रिएट भी करता है और हिस्ट्री को क्रिएट करने से रोकता भी है। इफ वी लुक एट द हिस्टोरिकल इवेंट्स वर्ल्ड ओवर, ईच वन ऑफ देम कैन बी इंटरप्रिटेड ज्योग्राफिकली। इन इंडिया, Himalayas have acted as great barriers and provided protection, but the passes provided routes to the migrants and invaders. Invaders मैंने क्या हुआ, जो बाहर से आए अतिक्रमण करते हुए, invaders from Central Asia. The sea coast has encouraged contact people with East Asia, Southeast Asia, Europe and Africa. Navigation technology helped European countries to colonize a number of countries of Asia and Africa, including India, as they got accessibility through oceans. The geographical factors have modified the course of history in different parts of the world. अब देखिए, हम आज हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग कोलोनाइजेशन को पढ़ते हैं अगर जनरली बोले तो, लेकिन कोलोनाइजेशन में एक बहुत बड़ा रोल यूरोपियन कंट्रीज में से उन सुपर पावर का रहा जो अपने फील्ड में बहुत बड़े एक नेवी पावर थे, क्योंकि उनको पता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा वास्ट वाटर बॉडी लाइक सी, लाइक ओशन हमें दिखता है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि जब तक उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं था, जब तक उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उस आसपास की ज्योग्राफी को नहीं समझा और उसके अकॉर्डिंग अपने लिए कनेक्टिंग डिवाइस लाइक हवाई जहाज, लाइक पानी का जहाज, लाइक तोप, लाइक और भी कुछ भी वैसे आप बोल सकते हैं वारहेड्स की बात करें या फिर टूल्स की बात करें या वेपन्स की बात करें, उन्होंने जब तक डेवलप नहीं किया तब तक उन्होंने दूसरे एरिया को कोलोनाइज भी नहीं किया। एवरी ज्योग्राफिकल फेनोमेना undergoes change through time and can be explained
टेम्पोरली यहाँ पे। तो इस चीज़ को बच्चे हम अगले वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हमने कौन कौन सी बातें रखी कि ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन के बीच के 3 व्यूज़ को, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में डिस्कस किया, नोट्स के बारे में, रूट के बारे में, लिंक के बारे में डिस्कस किया, ज्योग्राफी के 3 एमर्जिंग क्वेश्चंस व्हाट, वेयर और हाउ को डिस्कस किया, और इसके साथ ही ज्योग्राफी का अदर सब्जेक्ट्स के साथ क्या इंटीग्रेशन है या ज्योग्राफी कैसे एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन है। अगले वीडियो में हम ज्योग्राफी का नेचुरल साइंसेस के साथ और सोशल साइंस के साथ इंटीग्रेशन को इन डिटेल में करेंगे। आई होप इस डिस्कशन से इन सभी टॉपिकल एरिया के बारे में और सब टॉपिकल एरिया के बारे में आपकी एक बेहतर बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन पाई होगी। फिर भी किसी प्रकार के डाउट अगर होते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में रखें, हम वहाँ पे सभी क्वेश्चंस के आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग वीडियो।